हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आई गेट भिलाई में। मैं हूं राकेश तलरेजा। इस बार भी मैं आपके लिए नए सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपके साथ सीएस ब्रांच के गेट का 2021 का सेट 1 डिस्कस किया हुआ था। अभी मैं आपके साथ गेट का 2021 का सेट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ना जो एप्टी का जो लेवल है गेट एग्जाम में, वो सारा ना मैं आपके साथ एक बार पूरा सॉल्व कर लूँ। अगर मैं आपके साथ पूरा एक बार एप्टी का लेवल के जो गेट लेवल के जो एप्टी के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं आपके साथ एक बार पूरा सॉल्व कर लूँगा ना, तो एक अच्छा मेंटल इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग उस तरह से काम करने लगेगा कि यार मुझे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्योंकि एप्टी में ना मेनली होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो एक बार जब अपन साथ में काम कर लेंगे तो एक बार आइडिया लगने लगेगा कि अच्छा इस तरीके से सोचना होता है क्वेश्चंस को। तो इस वाले वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा। मैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलो देर न करते हुए फटाक से अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। कंप्यूटर साइंस सेट 2 जनरल एप्टीट्यूड गेट 2021। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है गौरी सेड दैट शी कैन प्ले द कीबोर्ड डैश हर सिस्टर। अब इस वाली बात को समझो। ऑप्शंस पे अगर आप देखोगे ना, तो अपने पास दो टर्म लिखे हुए हैं, एक है बेटर और दूसरा है वर्स। ये बेटर और वर्स दोनों कंपैरेटिव डिग्री होती है। अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए इन दोनों ही दीज आर कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोग को एक वर्ड चाहिए होता है विच इज़ देन। विदाउट देन हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमें देन वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरिजन करने के लिए। इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर देन वर्ड लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी क्या? जवाब है नहीं। तो इस क्वेश्चन का फॉर श्योर आंसर बी और डी तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाइसेस्ट। नाइसेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, जो द के साथ आती है। सीन आ रहा है समझ में? और कोई एक ही इंसान होता है जो सुपीरियर हो सकता है। गॉट इट? दो लोगों के अलग अलग कंटेक्स्ट पे बात चल रही है। सुपीरियर के कोई सेंस भी नहीं क्रिएट हो रहा है। सी भी फॉर श्योर आंसर नहीं हो सकता है। अब जो बचा है उसको मैं फिट करके देखता हूँ। गौरी सेड दैट शी कैन प्ले द कीबोर्ड एज वेल एज हर सिस्टर। एकदम सही साउंड कर रही है सेंटेंस। गौरी ने कहा कि वो कीबोर्ड चला सकती है या कीबोर्ड बजा सकती है और उसकी सिस्टर भी बजा सकती है। एकदम सूदिंग साउंड करे वाला सेंटेंस। तो आपने नोटिस किया, आपको गेट एग्जाम के लिए ना, इंग्लिश के लिए ना, बस आपको ना अपना बेसिक इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। कोई एकदम हायर लेवल की अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक इंटेलिजेंस के साथ भी अगर गेट एग्जाम में बैठ जाओगे ना, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आप बहुत आराम से डील कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपको नहीं पता होगा। सब कुछ आपको ऑलरेडी पता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए बच्चों, हम लोग पहुँच गए इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर पेपर बना हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर शीट है। उस स्क्वायर शीट को उन्होंने फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। देखो यहाँ पे डॉटेड बन गया ना, हर जगह पर डॉटेड बन गया, मतलब पहले पेपर यहाँ पर था, उन्होंने इस तरह फोल्ड कर दिया है। तो ये दरअसल क्वेश्चन हो गया पेपर फोल्डिंग का। ठीक है, लास्ट ईयर एक स्पेशल सेक्शन ऐड हुआ था, एक नया सेक्शन ऐड हुआ था जिसको हम लोग कहते थे स्पेशल एप्टीट्यूड। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो स्पेशल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो सर इतना से समझना, एक बार हमको स्पेशल एप्टीट्यूड भी सॉल्व करना सिखाता हूँ। पेपर फोल्डिंग उसका एकदम पर्टिकुलर टॉपिक है। सुनना, उन्होंने ये कहा कि इस पेपर को हम अगर इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस पेपर को अगर मैं इस तरह से फोल्ड करता हूँ, तो इसमें से कौन सा वाला शेप बनेगा, ये उन्होंने सवाल पूछा है। ठीक है, अब इस वाली बात को समझो। जैसे ही मैं इस वाले पेपर को इस तरह फोल्ड करूँगा, तो साइड कौन सा फोल्ड हो रहा है? ये वाला साइड फोल्ड हो रहा है। तो ये वाला साइड तो पूरा सेम टू सेम रहेगा ना, कि ये वाला साइड भी बदल जाएगा। भाई आपने इस वाले साइड को फोल्ड किया तो कहीं ना कहीं चेंज इसमें आएंगे, ये तो फिक्स रहेगा ना। तो देखते हो कहाँ कहाँ पर ये फिक्स है। देखो ये वाला सेक्शन जो है ना, ये यहाँ पर फिक्स दिखाई दे रहा है, चल जाएगा मतलब। यहाँ पर फिक्स दिखाई दे रहा है, चल जाएगा मतलब। अब देखो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर चेंज हो गया। ये कैसा है? ऐसी दो वर्टिकल लाइन्स है, और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, और यहाँ पर कैसे हो गई? ये वर्टिकल हो गई है। तो मतलब ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता ना। तो आप एलिमिनेट वाले फॉर्म से ना क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट किया करो। अब मेरे को ना इन तीन में से ही कुछ चुनना है। सीना है समझ में? मेरे लिए टास्क अभी पहले के बोले थोड़ा और आसान हो गया। तो अब मेरे को पता है कि डी तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चेंज ये तो नहीं होगा, ये शेप वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसे फोल्ड करना है मेरे को। चेंज उसमें आने वाला है। गॉट इट? अब आप थोड़ा सा बेसिक इंटेलिजेंस लगाओ। जैसे ही मैं इसको जो है ना शिफ्ट करने की कोशिश करूँ, जैसे मैं इसको इस तरफ फोल्ड करने की कोशिश करूँगा, तो फिर क्या होगा? ये वाला जो हिस्सा होगा ना, जैसे इसे घुमाऊंगा तो ये वाला हिस्सा जो होगा ना, यहाँ का टकराएगा इससे। ये वाला जो हिस्सा होगा वो यहाँ कर से टकराएगा, मतलब यहाँ कैसे टकराएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ऐसा, इस तरीके से। सीन है ना आपको समझ में? जैसे मैं इसको फोल्ड करूंगा, थोड़ा और साफ करके बना दूं क्या आपके लिए?
देखो ज़रा, तो ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ ऐसे आके टकराएगा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दोनों मैच करने वाला है, ठीक है, कंफर्टेबल है। अब देख लेता हूँ कि भाई ऐसा कहाँ पर मिल रहा है, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना, मतलब या तो बी है या तो डी है, गॉट इट। अब जैसे ये इस तरफ फोल्ड हुआ होगा, जैसे ये इस तरफ फोल्ड हुआ होगा, तो ये बात मानते हो। अब ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये वाली जो वर्टिकल लाइंस है, ये तो घूम कर हॉरिजॉन्टल थोड़ी बन जाएंगे, वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेगी ना। अब वर्टिकल है, वर्टिकल रहेंगे तो ऐसे दिखेंगे आपको, वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेंगे और ऐसे दिखाई देंगे। थोड़ा और साफ करके बना दो क्या, थोड़ा एग्जैक्टली डिजिटल में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आगे पीछे लाइनें चली जाती है, तो उसको माइंड मत करना फोटो को। वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेंगी, वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर वो जाकर वहाँ पे हॉरिजॉन्टल बन जाती है। कैसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगी भाई, ठीक है, वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेगी। इसका आंसर क्या होने वाला है, बी। बी इसका राइट आंसर है एकदम। और बढ़िया क्वेश्चन था, आपसे बनना चाहिए था वाला क्वेश्चन एग्जाम में, जो बच्चों ने 2020 में फाइट किया था। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों लोग, इस वाले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने का समय आ गया। ज़रा इत्मीनान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 ना मस्त क्वेश्चन था एकदम, मतलब एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन। लग रहा था कि गेट एग्जाम में अपन बैठे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद एकदम फील आ रहा था अंदर से। ये वाला क्वेश्चन क्या है, पहले आपको इत्मीनान से समझा देता हूँ, इत्मीनान से मुझे सुनो। मस्त क्वेश्चन था, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये कहता है, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड एनी वन ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, याद है, कंफर्टेबल। तो ना एक क्यूब आपको सोचना है जिसमें किसी एज और उसके लॉन्गेस्ट डायगोनल के बीच का एंगल उन्होंने थीटा कह दिया है, और उसमें आपको कॉस थीटा पूछ रहे हैं। कॉस थीटा अगर आपको याद आ जाए तो होता क्या है, कॉस थीटा कुछ नहीं होता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। कॉस थीटा कुछ और नहीं होता, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हम सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। अब मैं यही वाला फंडा ना इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस वाला। तो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसके लिए ना एक 3D क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको, ताकि आपको अच्छी विजिबिलिटी आ सके। आगे बात समझ में, चलो जरा सुनना। ये है वो क्यूब, अगर आपको दिखाई दे रहा हो व्हाइट कलर की लाइन जिसमें बनी हुई है, ये है वो एग्जैक्टली क्यूब, ठीक है। अब देखो ये पर्टिकुलर जो है ना, आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये वो एज है, दिस इज द एज, ये लिखा हुआ है, दिस इज द एज, एग्री। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल कहने का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है ना लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब जो क्यूब है ना, उसमें ना बहुत अलग अलग टाइप की डायगोनल पॉसिबल है। क्यूब में बहुत अलग अलग टाइप की डायगोनल कैसे पॉसिबल है, जैसे ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। और भी मैं अलग अलग सेक्शन पे, अलग अलग सर्फेसेस पे अलग अलग डायगोनल निकाल सकता हूँ, लेकिन जो लॉन्गेस्ट होगी ना, वो ये येलो कलर वाली होगी ना। ये नहीं मतलब एक्सेप्ट कर ही पा रहे हो, मेरा ख्याल है ना। जो लॉन्गेस्ट होगी वो येलो कलर वाली होगी, इतना तो आप समझ ही सकते हो। अब उसने ना ये लॉन्गेस्ट डायगोनल और किसी एक एज के बीच का एंगल आपको थीटा बोल कर दिया, ये रहा वो थीटा, ये उसने बोल कर दिया आपको, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं नाम लिख दूं क्या, ए बी सी, ये रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो आपने स्कूल टाइम में पढ़ रखा है, जो भी एंगल आप कंसीडर करते हो, जैसे मैं ये एंगल थीटा कंसीडर कर रहा हूं, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस वन इज परपेंडिकुलर, तो आपके लिए बेस क्या बनेगा, BC इज परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा AB, बेस बनेगा AB, एग्री करते हैं लोग। और हाइपोटेनियस क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा AC, मेरे ख्याल आप समझ पा रहे हैं। तो AB अपॉन AC कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी। अब मैं मान लेता हूं कि लेट्स से एज ऑफ द क्यूब इज E, ये मैंने मान लिया मन से, एज ऑफ द क्यूब इज E। अब क्योंकि अगर एक एज E है तो सारी की सारी एजेस भी E ही होती होंगी, क्योंकि क्यूब है तो सारी की सारी साइड्स बराबर होंगी ना। तो ये मैंने मन से मान लिया कि चलो ये E होने वाला है, ऐसे ही मन से मैंने सोच लिया, ठीक है। अब आप इस बारे में सोचो, क्योंकि ये वाली एज E है, तो जरा देखना, इसको नाम दे देता हूँ D, एग्री। तो ये भी क्या होगा, E होगा, और ये भी क्या होगा, E होगा। और आपको ना यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं उसको, आपको यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, दैट इज
सी और डी, इत्मीनान से देखो भाई बी सी डी दिखाई दे रहा है, और ये बी सी डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी सी उसका हाइपोटेनियस होने वाला है, और ये एज है क्यूब की जो कि ई ही रहेगी, क्योंकि अगर एक बार मैंने ई सोचा तो सबके लिए ई जाने वाला है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। कौन सा ट्रायंगल में, बी सी डी में, ये रहा वो बी सी डी, आपको कलर बना के दे देते हैं, ये रहा वो बी सी डी, ठीक। अब जैसे मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो कैसे बनेगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। देखो जरा इत्मीनान से, ज्योमेट्री आपको ना सिर्फ तब समझ में आएगी जब जो मैं टर्म्स लिख रहा हूँ आप उसको फोटो में विजुअलाइज करोगे। मैं समय पर्पसली ले रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझा सकूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सुनते जाओ। तो जो बी डी है वो तो एज होने वाली है ना, बी डी तो एज होने वाली है ई स्क्वायर, और बी सी भी, डी सी भी एज होने वाली है तो अगेन ई स्क्वायर, और मेरे को बी सी की वैल्यू निकालनी है तो बी सी की जो वैल्यू आएगी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लूंगा तो √2e आ जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो अगर आप किसी बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर आपके √2e कहाँ से आ गया, तो मैंने इसे सॉल्व करके ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। ज़्यादा कुछ लिखता हो तो फिगर हौच-पौच हो जाता है। अभी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि √2e यहाँ से सर ने निकाला है और उसको उन्होंने ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है हमको, ताकि क्लियरली हमको समझ में आ सके। ये √2e कहाँ से आया मेरे पास समझ में आ गया, ये बी सी की वैल्यू कहाँ से है मेरे पास समझ में आ गया, कंफर्टेबल अपन। अब मेरे पास बी सी आ चुका है। अब मैं वापस अपने वाले ट्रायंगल में जा रहा हूँ। मेरा वाला ट्रायंगल क्या था, अपने वाले ट्रायंगल में जा रहा हूं वापस। ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको अगर समझना है कि एक्चुअली क्या अप्लाई हो रहा है तो उस वाले ट्रायंगल को फोटो में जाकर ढूंढो कि ट्रायंगल ए बी सी आखिर है कहां पर, दिखाई दे रहा है आपको। अब ट्रायंगल ए बी सी में ए सी डायगोनल है, एग्री, और बी सी जो है उसके लिए परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और जो ए बी जो है उसके लिए बेस का काम कर रहा है। अभी ये बताया था मैंने। चलो अप्लाई करते हैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो डायगोनल का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। तो ए बी तो उसकी एज है जिसकी वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर, और बी सी मैंने अभी भी निकाला √2e का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो √2 का स्क्वायर इज 2 which is e square, तो 2e square plus e square becomes 3e square, और 3e square का अंडर रूट निकालूंगा तो आएगा √3e, ये आएगी AC की वैल्यू। ये रही वो AC की वैल्यू जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर आपको लिख कर दे दी थी। ये रही वो AC की वैल्यू जो मैंने आपको डायरेक्टली लिख कर दे दी थी। अब वहाँ पर आपने डायरेक्टली क्यों लिखा था, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि देखो जो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा। वहाँ पे लिखो तो हौच-पौच हो जाएगा, जगह कम है ना, डिजिटल में थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो AC निकाला मैंने √3e, एग्री। मेरे को उन्होंने क्या पूछा था, cos थीटा पूछा था। AB मैंने माना था E है, AC मैंने निकाला है √3e है, √3e है। इससे क्या होगा, E से E हो जाएगा कैंसल, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा 1/√3, और ये 1/√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी 1/√3। बढ़िया क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, एकदम गेट एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन गेट एग्जाम में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल कंसेप्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ आपका जो बेसिक कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अच्छा इंटेलिजेंस लगा, मज़ा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों लोग, वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है एक्साइटमेंट और तेज होती जा रही है। मतलब मेरे को ये फील आ रहा है अंदर से कि यार अगर थोड़ा बहुत भी अगर अपना कॉन्फिडेंस लेकर बैठे गेट एग्जाम में, थोड़ा बहुत भी, शायद आपको ये बात महसूस हो रही है कि 3 क्वेश्चन मैंने करके बता दिए, थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्फिडेंस लेकर बैठे ना अपन एग्जाम में तो गेट पे अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बनाए, मान तो तीनों क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से सॉल्व हो सकते थे। वो ना ज़बरदस्ती का ना एक ना डर बना लेते हैं अपन, ज़बरदस्ती एक हवा क्रिएट कर लेते हैं कि गेट एग्ज़ाम है, गेट एग्ज़ाम है, गेट एग्ज़ाम है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर ये इस वाले थॉट की वजह से क्या होता है पता है, जो एक आसान क्वेश्चन होता है ना, जो बहुत ही बेसिक इंटेलिजेंस ऐप से सॉल्व हो सकता था, उस डर के कारण, उस नर्वसनेस के कारण, उस प्रेशर के कारण सॉल्व नहीं हो पाता है। एक छोटा सा कोट भी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्रिपरेशन भले आधी हो पर अगर कॉन्फिडेंस फुल हो ना तो पेपर निकल जाता है। इस क्वेश्चन में आपको एहसास होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सुनना। क्वेश्चन ये कहता है,
चलो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि लिखा हुआ है इफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 देन वैल्यू ऑफ द x। अब बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, मतलब अगर आप क्लास 9th में भी होते हैं और ये क्वेश्चन आपके पास आता ना तो भी आप बना लेते हैं। कैसे सर? देखो भाई, इसको मैं लेट से a सोच लेता हूँ, इसको मैं लेट से b सोच लेता हूँ, ठीक है? मैंने इसे a और इसे b सोच लिया, तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फंडा लगाने वाला हूँ मैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा क्या कहता है मुझसे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा कहता है a प्लस बी a माइनस बी कहता है। तो a की वैल्यू मैंने क्या सोची हुई है? x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 3/2, ये हो गया मेरा a प्लस बी। एग्री करते हो आप? अब मेरे को चाहिए a माइनस बी, तो x माइनस 1/2 माइनस x माइनस 3/2, ये हो गया मेरा a माइनस बी। एक्सेप्टेड। और इज इक्वल टू में जो लिखा हुआ सर लिखे रहने दो, उसे मत छेड़ो। इज इक्वल टू में x प्लस 2 लिखा हुआ तो x प्लस 2 लिखे रहने दो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है? अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो x प्लस एक्स बिकम्स 2x, माइनस में 1/2 माइनस में 3/2 बिकम्स, ये आधा है और वो 1.5 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके लिए बनेगा 2। एक्सेप्टेड। पता चला 1/2 और 3/2 को मैंने जोड़ दिया तो 4/2 बना होगा, 4/2 कैंसिल करूँ तो 2 आ जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, ये x और ये वाला x ना कैंसिल होने वाला है, काट के दिखाऊं तब मानोगे? लो काट दिया, ये x और ये x होने वाला है कैंसिल, ठीक है? कंफर्टेबल। अब क्या करूंगा मैं? आधा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.5, तो क्या होगा कि 1.5 में से आधा निकलेगा तो मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा। इज इक्वल टू क्या आने वाला है? x प्लस 2। आइडिया हो गया आपको? बहुत ही बेसिक मैथ्स था, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, मतलब ये करना है हम लोग को। तो इससे क्या होगा? विच इज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2, ये इस तरफ आएगा तो मेरे पास x बचेगा, ये उस तरफ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, मतलब x की वैल्यू आ रही है 4, x वैल्यू 4, मतलब इसका आंसर है B। बहुत आराम से बन सकता था यार, एकदम कसम से बहुत आराम से बन सकता था। अब ऐसे क्वेश्चन ना पता है पेपर में आते हैं ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं ये तो गेट का एग्जाम है, ऐसा क्वेश्चन तो हमसे नहीं पूछ सकता, तो हम लोग ने इसमें ज़बरदस्ती 3-5 करने लग जाते हैं। और अच्छा बनता बनाया क्वेश्चन, 4 निकाला मैंने मेहनत से, लगाते कैलसी, देखता हूँ ये 4 मेरे से गलत तो नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बनने वाला क्वेश्चन था, मेहनत आपको बस थोड़ा बहुत एफर्ट देकर वहाँ पर पहुँचना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन मैं निकालूंगा पेपर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन कि मैं मेहनत करके आया हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको इन क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। कर सकते हो बहुत आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।